हेलो एवरीवन। आज हम लोग लोअर जूलॉजी का एक बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको सबसे पहले ये आपके ग्रेजुएशन बीएससी सेकंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि जूलॉजी का पहला चैप्टर शुरू होता है। इस जूलॉजी के पहले चैप्टर में हम सबसे पहला जब सब फाइलम पढ़ते हैं वो होता है हेमिकॉर्डाटा। ये कॉर्डाटा फैमिली का सब फाइलम होता है। कॉर्डाटा हमारे पास फाइलम होता है और उसका सब फाइलम जो होता है वह हेमिकॉर्डाटा होता है। यहां से आज हम लोग इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको एक एक ऑर्गेनिज्म का जितने भी हेमिकॉर्डाटा के मेंबर के जितने भी एक एक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म की बारी बारी से लेक्चर बाय लेक्चर आपको पूरी की पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या बेसिस होती है क्लासिफिकेशन का, किस बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो 8 से 9 मेन रूल होता है, मेन नियम होता है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लागू करते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म किस आधार पर, अगर हमारे पास हेमिकॉर्डाटा है तो हेमिकॉर्डाटा के कोई भी मेंबर को हम जनरली उसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं। जब हम जनरल क्लासिफिकेशन सीख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ तो वो पूरे हेमिकॉर्डाटा का जो होगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। वो अलग बात होगी कि उसमें डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं तो वो अलग बात करेगा कि गिल्स जो होगा वो फेरेंशियल गिल स्लिट होता है या नॉर्मल गिल स्लिट्स होता है, लेकिन गिल स्लिट्स होता है। तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन होगा किसी भी हेमिकॉर्डाटा के ऑर्गेनिज्म का, वो सबसे पहले वो उससे हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्या हम पैमाना का क्या हम एक बेसिक क्राइटेरिया रखेंगे कि जहां से हेमिकॉर्डाटा के सारे ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर सके। जैसे में अगर हम हेमिकॉर्डाटा की बात करें तो ये ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आता है। हम सबसे पहले जब हम हेमिकॉर्डाटा के बारे में पढ़ते हैं तो कहता है कि हेमिकॉर्डाटा जो है, इसी को आगे चलकर हम कहते हैं कि हेमिकॉर्डाटा आर यूजुअली डिस्क्राइब एज अ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। इसी को हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हेमिकॉर्डेट्स जो है इसे हम प्रीमिटिव कॉर्डेट्स के नाम से, या इसी को हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी कहते हैं। यानी कि ये इनवर्टिब्रेटा कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इसका जो यह इनवर्टिब्रेट हेमिकॉर्डाटा जो होता है यह एक सब फाइलम है। जब इसे आगे जब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये भी हेमिकॉर्डाटा होगा वह अलग अलग क्लास में कन्वर्ट होना शुरू करता है, और उसके जो क्लास होते हैं उसके क्लास के भी ऑर्डर होते हैं। तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आगे चलकर प्रिमिटिव कॉर्डेट होते हैं या ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी भी कॉर्डाटा हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है जब उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करते समय हम जनरली उसके पहले एक एक प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले उसकी जनरल हम प्रॉपर्टी की बात करें, पहली चीजें हम आपको इसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि हेमिकॉर्डाटा का जनरल कैरेक्टर क्या होता है। क्योंकि आप जब भी ध्यान रखेंगे ग्रेजुएशन के पेपर को जब भी आप लिखेंगे तो ग्रेजुएशन के पेपर लिखते समय बहुत बड़ी बातों पर ध्यान दी जाती है।
सबसे पहली बात कि क्वेश्चन की संख्या जो होती है ग्रेजुएशन में 10+2 की तरह कम हो उतना नहीं होती है। 10+2 में काफी ज्यादा क्वेश्चन होती हैं, परंतु ग्रेजुएशन में पेपर में जो होती है क्वेश्चनों की संख्या काफी कम होती है। क्वेश्चन की संख्या पहली चीज तो कम होती है, और उसमें से भी आपको जैसे 8 क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। अगर आप बिहार से पढ़ रहे हैं तो बिहार बोर्ड में आपको दी जाती है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो होती है वो मल्टीपल चॉइस की होती है, जिससे सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। लेकिन यही हर राज्य में जो होती है ग्रेजुएशन की सिलेबस जो होती है उनका पेपर लेने का तरीका और पेपर लेने का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप इस सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म का पूरी कैरेक्टर लिखने के लिए जरूर दी जाती है। या तो वह कॉर्डाटा ग्रुप का कॉर्डाटा फाइलम का हो, सॉरी, या तो वह हेमिकॉर्डाटा का हो या किसी अन्य सब फाइलम का मेंबर को दे दिया जाए, या हो सकता है किसी क्लास के मेंबर को उठा के दे दिया जाए। तो उस ऑर्गेनिज्म को आपको पूरी की पूरी कैरेक्टर लिखनी पड़ती है। हर पेपर को लिखने का पैटर्न अलग होता है। पैटर्न लिखने से पहले अभी हम आपको पहली चीज हम बताते हैं कि किस आधार पर हम इसकी क्लासिफिकेशन, तो पहले ध्यान रहे कि किसी भी जब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का जनरल प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेने से एक चीज का फायदा होगा कि जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि हेमिकॉर्डाटा का अगर हम स्पेशल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जितने भी इस ग्रुप के वह या तो इंटेरोन्यूसेटा का मेंबर हो, जो इसका पहला जो क्लास होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेरोन्यूसेटा, जो इंटेरोन्यूसेटा का मेंबर हो, तो या कोई भी हेमिकॉर्डाटा का कोई भी मेंबर होगा, उस सारे मेंबर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा वह हेमिकॉर्डाटा की प्रॉपर्टी होगा। अब वो अलग बात होगा कि हम कहते हैं कि किसी किसी में जो गोनेड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि हेमिकॉर्डाटा में जो होते हैं वो पेयर्स गोनेड्स पाए जाते हैं और कुछ हेमिकॉर्डाटा में जो होते हैं गोनेड्स नहीं पाए जाते हैं। तो बात होगी ना, रिप्रोडक्शन तो होगा ना उसमें। जब इसमें गोनेड्स नहीं होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसमें बडिंग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जिसमें गोनेड्स पाया जाएगा वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। अब उस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी आगे चलकर 2 भाग में क्लासिफाइड होगा कि वह डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, अर्थात यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। जो लार्वा का फॉर्मेशन करता है वो लार्वा जो होगा वो टेंटिकल्स वो लार्वा किस हिसाब से काम करता है, जब वो लार्वा होता है वो या तो एनसाइड, जब किसमें खासकर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लार्वा के थ्रू होता है, और वो लार्वा जो होता है वो आउटसाइड मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का तरह का होता है, मतलब कि समुद्र के पानी में यानी सी वाटर में होता है। तो क्लासिफिकेशन जो होगी वो जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा कि उसमें गिल्स पाए जाते हैं, वो अलग बात होगा कि वो गिल्स किस तरह का गिल्स होगा, कि किसी किसी में ब्रोंकियल गिल्स होता है, यानी आगे चलकर हम लोग कहते हैं फ्रेंजियल गिल्स। फ्रेंजियल गिल्स में अभी हम आगे सबसे पहला ही जब हम मेंबर पढ़ेंगे इंटेरोन्यूसेटा का जो पहला मेंबर हम लोग सीखते हैं तो उसी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसके जो ब्रोंकस जो उसके जब उसका कॉलर पार्ट जहां पे पाया जाता है वो कॉलर पार्ट के जो सेक्शन में हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वहां पर ब्रोंकस पाया फेरेंजियल पाइप की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी फेरेंजियल पाइप के पास जो होते हैं वो गिल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आगे चल के हम लोग फेरेंजियल गिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये पहली चीज तो इसकी हम बेसिक प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले जब हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला टर्म हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म पाया कहां जाता है, मतलब उसकी हैबिटेट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को देखें, अगर इसकी जनरल प्रॉपर्टी का सबसे पहला बात करें तो कहते हैं कि जितने भी हेमिकॉर्डाटा ग्रुप हेमिकॉर्डाटा सब फाइलम के मेंबर होते हैं वह एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। साथ में ये समुद्री होते हैं, जाहिर सी बात है जब समुद्री होगा तो सॉलिटरी होता है या कॉलोनियल मोस्टली ट्यूबिकुलोनस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह सॉल्टी एरिया में मतलब सॉलिटरी होते हैं। तो सबसे पहली हैबिटेट होता है कि ये मैराइन यानी सॉलिटरी होते हैं, क्लोनिकल शेप में पाया जाता है। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ये इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है,
बॉडी सॉफ्ट होने का मतलब कि इसमें ये स्लिपरी ज्यादा शो करते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिस ग्लैंड के चलते इसकी बॉडी जो होती है काफी स्लिपरी होती है। और आगे हम जो पढ़ेंगे कि इसकी साइज भी उतनी बड़ी नहीं होती है, ये काफी आसानी से स्लिप करके बाहर बाहर आराम से ये निकल जाते हैं। इसमें चूंकि ये बॉडी स्लिपरी होती है, ये खासकर फ्रेंजियली यानी कि फ्रेंजियल होते हैं। और ये एक तरह के आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक वार्म का रूप यानी कि वर्मी फॉर्म के रूप में होते हैं। जब ये वर्मी फॉर्म में होंगे तो इसकी ये बॉडी का स्ट्रक्चर, ये इसकी हैबिटेट, ये इसकी बॉडी, जब ये वर्मी फॉर्म होते हैं तब इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये बॉडी इनकी जो होती है बाइलेटरल, मतलब दो भागों में आराम से हम बांट देंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लेसोफेरेंजियल का जब ब्लेसोफेरेंगस जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये इसका जो प्रोनेसिस का पार्ट होता है, ये जो क्रोनिकल शेप का होता है या क्यूब शेप का क्रोनिकल शेप का होता है या सर्कल शेप का होता है। जो प्रोनेसिस का, उसके बाद जो प्रोबियोसिस के बाद की जो हिस्सा होता है वो ट्रंक होता है, और ट्रंक के बाद प्रोबियोसिस का हिस्सा, उसके बाद का हिस्सा जो होता है वो कॉलर का हिस्सा होता है, और कॉलर के बाद का जो हिस्सा होता है वो ट्रंक का हिस्सा होता है। और ये ट्रंक का हिस्सा ये आगे चलकर ये टेल का फॉर्मेशन, मतलब कि ये बॉडी को जब हम ये बराबर भागों में काटे तो ये बिल्कुल दो भागों में, अगर ये बॉडी को नीचे रोटेट करें तो ये बराबर दो भागों में कट के अलग अलग हिस्से में बढ़ जाते हैं। मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो दो चीजें मिल गया यहां पर कि पहली चीज कि ये वर्मीफॉर्म जिससे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सॉफ्ट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और बॉडी जो होती है वह बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब बॉडी तो भागी दो भाग में बटा, मतलब बराबर बराबर सेक्शन में। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि इसके पूरे बॉडी शेप को, जैसे हमारी बॉडी शेप है, अगर हम बांटे तो हेड ये पूरा का पूरा थोरैक्स का पार्ट और नीचे पैर का हिस्सा, तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी को बांटते हैं, उसी तरह से इनके बॉडी को हम तीन भाग में बांटते हैं। सबसे ऊपर एक हिस्सा, बीच का एक हिस्सा और उसके बाद का एक हिस्सा, मतलब पूरी बॉडी को हम तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन भागों में बंटना, मतलब इसका सबसे ऊपर का भाग जो होता है उससे हम लोग आगे चलकर प्रोबिस के नाम से प्रोबिस तो ये जो प्रोबिस का पार्ट होता है उसके दूसरे जो हिस्से होते हैं इसे हम लोग कॉलर के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा हिस्सा होता है उसे हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं। तो पूरी बॉडी को प्रोबिस, कॉलर और ट्रंक तीन भागों में पूरे भाग को हम लोग पूरे बॉडी को बांट देते हैं। तो पहली चीज इसकी हैबिटेट हो गया, दूसरी इसकी बॉडी हो गई। अब बॉडी जो होती है, इस बॉडी तो बट गया, मतलब एक हैबिटेट मिल गया, अब एक इसकी बॉडी मिल गया। अब बॉडी को देखेंगे कि हमारा जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी सिस्टम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डर्मिस के बारे में। यानी कि जब हम इसके लेयर की स्किन के बारे में बात करें कि अब इसका स्किन होता कैसे है, तो कहते हैं कि जब इसमें सबसे पहली चीज कि जब इसमें प्रोसेस होता है, अब इसके इंटरनल लेयर की बात करें तो कहते हैं कि इसमें जो लेयरिंग जो होती है, जो कोलम एरिया होता है, वह कोलम जो होता है आगे चलकर अब हम सीखेंगे कि प्रोटोकोलन कोलन होता क्या है। तो जब इसकी कोलन की एरिया हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे, इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो बॉडी वॉल होता है, अब इसकी सरफेस की बात करें, अगर बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल जो होता है वह सिंगल लेयर, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और इसके बाद का जो है वो और इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेयर होता है, और सिंगल लेयर जो होता है वह एपिडर्मिस का होता है।
अभी हमने पहले कहा था कि इसमें जो होते हैं वो स्लिपरी बॉडी होती है, वो स्लिप करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि जब ये काफी सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट होने के लिए भी हमें ग्लैंड पाई जाती है, जो एपिडर्मिस होता है यहीं पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। आज इसी म्यूकस ग्लैंड के चलते ये बॉडी जो होती है स्लिपरी होती है, आसानी से स्लिप कर जाती है। तो म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मल एक सिर्फ एक लेयर होता है, एपिडर्मिस की लेयर होती है, डर्मिस की लेयर नहीं पाई जाती है। हमारी बॉडी में डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों होती है, किंतु लेकिन परंतु इसके लेयर, इसमें एपिडर्मिस ही पाई जाती है, और एपिडर्मिस भी होता है म्यूकस ग्लैंड के साथ में। और इसमें सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें डर्मिस जो होता है वह एब्सेंट पाया जाता है, मतलब इसमें डर्मिस नहीं पाई जाती है। इससे जरूर याद रखिएगा कि हेमिकोडोटा के मेंबर में सिर्फ एपिडर्मिस पाई जाती है, डर्मिस नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस के साथ साथ जो होता है वो म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, और इसी म्यूकस ग्लैंड के कारण इसकी बॉडी जो होती है स्लिपरी होती है। उसके बाद इसके जो चौथे प्रॉपर्टी होते हैं, कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास वक्कल कैविटी होते हैं, अर्लियर जो कंसीडर की जाती है कि इसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, और नोटोकॉर्ड जो भी पाए जाते हैं, जो इसमें नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे वो नोटोकॉर्ड प्रोबेसिस के पार्ट में पाए जाते हैं, यानी कि इसके नोटोकॉर्ड जो होते हैं प्रेजेंट इन प्रोबेसिस, मतलब कि जो प्रोबेसिस के पार्ट होते हैं यहीं पर नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। जब हम आगे इसका एक सेक्शन जब खोलेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, किस तरह से इसके इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। जब इसको हम खोलेंगे तो कि व्हील शेप का स्ट्रक्चर जब आपको मिलेगा कि किस तरह से बॉडी उसमें रोटेट होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सी कंट्रोलिंग पावर होती है, उसकी कंट्रोलिंग कहां से होती है और कैसे होती है। तो इसकी सिस्टम हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल करेंगे, इसलिए हम अभी पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हैं, और जनरल प्रॉपर्टी के बाद जब हम एक एक ऑर्गेनिज्म का ओपन करेंगे, उसके एक एक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए। इसके हम अगर 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो 5वीं प्रॉपर्टी हम देखें तो कहते हैं कि इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, 5वां जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह कंप्लीट सिस्टम पाया जाता है। वह या तो स्ट्रेट होता है या तो वह यू शेप का होता है। इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के होने के साथ जो डाइजेशन का जो शेप होता है, जैसे में हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग का स्टोमक का होता है वह हल्का जे शेप का होता है, उसी तरह से इनकी स्टोमक जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वह यू शेप की होती है। जब इनको यू शेप का होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लोसोफ्लेंगस, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि उसी को आगे चलकर हम लोग एक्रोन के नाम से जानते हैं या टंग शेप के नाम से जानते हैं। टंग क्यों कहते हैं हम आगे आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो यू शेप की होती है। दूसरी चीज, इसमें जो गिल स्लिट, नेक्स्ट हम बताए, ये हो गया डाइजेशन। पहला बॉडी का हैबिटेट, दूसरा बॉडी का स्ट्रक्चर, तीसरा उसका लेयर के साथ साथ उसमें नोटोकॉर्ड के बाद आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन जो होता है वह गिल्स स्लिट्स के माध्यम से होता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब ये गिल स्लिट्स या तो जिस हिसाब से इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि या तो जब भी पाए जाते हैं तो कुछ संख्या में पाए जाते हैं या काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो या तो गिल स्लिट जो होते हैं कि जब प्रेजेंट होते हैं या तो 1 होते हैं या तो कई सारे, यानी कि कह सकते हैं कि व्हेन प्रेजेंट जब ये पाए जाते हैं तो 1 to सेवरल पेयर्स, मार्क कर लीजिएगा इस बात को कि एक से लेकर कई सारे पेयर्स में पाए जाते हैं। आगे हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें गिल स्लिट सिर्फ एक पेयर पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गिल स्लिट होते हैं या तो जब पाए जाएंगे तो एक से कई सारे पेयर में पाए जाते हैं। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। चौथी जो होती है वो होता है सर्कुलेशन। करें कि सर्कुलेशन जो इसमें जो होता है
वह हार्ट के थ्रू तो होता है। इसमें सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें इंक्लूडिंग हार्ट, और ध्यान रहे ये हार्ट जो होता है वह डोर्सल क्षेत्र में पाया जाता है, वेंट्रल नहीं, डोर्सल एरिया में पाया जाता है। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि इसके डोर्सल हार्ट पाए जाते हैं। और जब हार्ट पाया जाएगा तो उसमें जो वेसल्स पाए जाते हैं उसमें एक वेसल्स जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाए जाते हैं, और इसमें जो इसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाए जाते हैं। एक जो होता है वह डोर्सल होता है और एक जो होता है वह वेंट्रल होता है। तो सर्कुलेशन सिंपल या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें जो हार्ट होते हैं वह डोर्सल हार्ट पाए जाते हैं। डोर्सल हार्ट पाए जाने के साथ साथ इसमें जो एक लॉन्गिट्यूडनल जो कैपिलरी पाई जाती है वो वेसल्स जो होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, एक जो होता है डोर्सल क्षेत्र से होता है और दूसरा वेंट्रल होता है। तो ये हुआ सर्कुलेशन की बात। तीसरी जो हमारे पास बात आती है वह होता है एक्सचेंज, मतलब पार्टिकल्स का, मतलब जो भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं इसकी। तो एक्सक्रिएशन, अब एक्सक्रिएशन के लिए क्या करते हैं कि बाई अ सिंगल ग्लोमेरुलस सैचुरेटेड इन द प्रोबेसिस, जो इसकी प्रोबेसिस के एरिया होता है, यहां पे एक्सक्रिएशन के लिए एक ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, जहां से इनकी, अब जब हम पूरा सेक्शन जब खोलेंगे तो वहां दिखाएंगे किस तरह से इसकी फंक्शन काम करता है। तो एक्सक्रिएशन जो होता है वह ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, जो ग्लोमेरुलस कहां पाता है, प्रोबेसिस के एरिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद इसमें इसका 7वां फंक्शन जो होता है वह होता है नर्वस सिस्टम। इसके जो नर्वस सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इसमें जाहिर सी बात है कि कोर्डेटा का मेंबर है तो इसमें जो होगा वह नर्व कॉर्ड तो पाए जाएंगे, तभी तो कोर्डेटा मेंबर का आया। जब नर्व कॉर्ड होते हैं तो इसमें सबसे खेल होता है कि जो भी हमारे पास नर्वस सिस्टम होते हैं वह सब एपिडर्मल, क्योंकि एपिडर्मिस से लेयर होता है, तो ये नर्वस सिस्टम जो होता है वह जनरली सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। जो ये सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस बनाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि ये एरिया कॉलर की एरिया की तरफ होता है, कॉलर से एंट्री करता है, इसीलिए आगे चलकर इसे हम लोग डोर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो डोर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड होता है ये हॉलो शेप, मतलब पूरी की पूरी एक वैकेंट शेप की तरफ होता है। तो आप याद रखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें जो नर्व प्लेक्सस होते हैं वो सब एपिडर्मल लेयर में पाया जाता है, और उसमें जो कॉलम के पार्ट होते हैं वहां पे, यहां पे नर्व प्लेक्सस होते हैं, जहां पे जब ये कॉलम के एरिया में ही हमारे पास नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। वो नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो हॉलो नोटोकॉर्ड होते हैं, मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप का कह सकते हैं, या हॉलो एरिया पूरा ब्लैंकेट। जब आप आगे हम ऑर्गेनिज्म अभी जब ओपन करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ज्यादा क्लियर करेंगे तो फिर बाकी कंसेप्ट छूट जाएंगे। तो इसके नर्व सिस्टम में जो होता है वो डोर्सल नर्व कॉर्ड पाया गया। इसके नेक्स्ट, मतलब नर्वस सिस्टम की बात हो गई। नर्वस सिस्टम के बाद जब हम लोग इसके अगले सिस्टम की बात करें तो कहते हैं नेक्स्ट इसका 8वीं प्रॉपर्टी होती है जो होता है रिप्रोडक्शन। जो इसके रिप्रोडक्शन होते हैं, तो जितने भी हेमिकोडाटा के मेंबर होते हैं ये नॉर्मली जो होते हैं मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो
जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनकी फर्टिलाइजेशन बाय बडिंग के थ्रू होती है, लेकिन ये इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्स जो होते हैं या तो सेपरेटेड होते हैं या तो यूनाइटेड होते हैं। मतलब या तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब उनके सेक्स ऑर्गन दोनों में अलग अलग होते हैं, या दोनों में एक ही में पाए जाते हैं। वहीं से आगे हम सीखेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन और एक होता है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो होता है सेक्स या तो सेपरेट होते हैं या तो यूनाइटेड होते हैं, और इसमें गोनेट्स पाए जाते हैं। गोनेट्स की जो संख्या होती है ये 1 to several पेयर्स में पाए जाते हैं। जब हम आगे आपको सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि गोनेट्स जो होते हैं वो उसके ट्रंक के लोअर हिस्से से होकर एनस के पार्ट तक जाते हैं। मतलब कि अगर हम ये प्रोबेसिस का पार्ट लें, ये हमारा अगर प्रोबेसिस है, ये हमारा अगर ट्रंक है, सॉरी प्रोबेसिस है, ये आपका कॉलर है, और ये आपका अगर ट्रंक है और ये बॉडी का सेक्शन है, तो यहां से हमारा गोनेट शुरू होता है और ये गोनेट्स यहां तक आते हैं। इसी को आगे चलकर हम लोग प्रिमिटिव गोनेट्स के नाम से, यहां पे जो होगा वो पोस्टीरियर गोनेट्स होगा, बैक साइड में है, और ये जो हमारे पास और ये जो गोनेट्स मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव गोनेट्स। और ये जो गोनेट्स यानी कि इसके इस एरिया में ये पूरे के पूरे, और ये जो होते हैं एक ये अलग गोनेट्स, मतलब कि पूरा एरिया हमारे पास गोनेट्स के पाए जाते हैं। तो इसकी जो गोनेट्स होते हैं ये या तो उसकी संख्या काफी कुछ पेयर्स में अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, या 1 पेयर, कम से कम 1 पेयर इसमें गोनेट्स पाए जाते हैं। जब अगर कब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब, सबसे इंपॉर्टेंट जब इसमें गोनेट्स हो गए, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं 8वीं प्रॉपर्टी, तो होता है फर्टिलाइजेशन। जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है वह फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी कहां, सी वाटर में। और सी वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ध्यान रहे इसकी अभी बताया हम कि जो डेवलपमेंट होता है वह या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होता है। और जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा तो इसमें जो जब भी फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा तो इसमें लार्वा पाए जाएंगे, और वह लार्वा जो होता है वह स्विमिंग लार्वा होता है, मतलब वो फ्लोटिंग करता हुआ लार्वा होता है, और उसी लार्वा के थ्रू ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसी को आगे चलकर हम लोग जो लार्वा होता है उस लार्वा को हम लोग नाम देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग टॉर्नेरा, TORNARIA, टॉर्नेरा लार्वा कहते हैं इसे। तो इसी लार्वा के थ्रू जो होता है वह आउटसाइड द बॉडी, मतलब किसी वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़े कि सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़े कि यह बॉडी जो होता है वह मैराइन होता है। मैराइन होने के साथ साथ सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी होने के साथ साथ क्लोनल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़े कि जब इसका बॉडी सरफेस की बात किए तो बॉडी सरफेस जो होता है वो सॉफ्ट बॉडी होता है। सॉफ्ट बॉडी होने के साथ साथ ये जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मतलब कि बॉडी 3 सेक्शन में बढ़ती है। पहला सेक्शन प्रोबेसिस का सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है वो कॉलर का होता है, तीसरा जो होता है वो ट्रंक का हिस्सा होता है। बॉडी जो होती है इसकी बॉडी सरफेस जो होता है क्लोनल शेप से जो होता है वो आगे चलकर इसकी बॉडी पर जो सेल वाल, जो बॉडी की वाल पाई जाती है वो बॉडी जो होती है वो एपिडर्मल बॉडी पार्ट होती है। जब एपिडर्मल बॉडी पार्ट पाया जाता है तो उसकी एपिडर्मल लेयर के पास, मतलब इसमें डर्मिस नहीं पाई जाती है, और एपिडर्मल लेयर में जो वह म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, और म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन, जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, यही वजह से इसकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। तीसरी इसमें फंक्शन क्या हुआ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब ये जो होते हैं या तो वो स्ट्रेट होंगे या तो वह यू शेप के होंगे। चौथी बात जो होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन में इसमें गिल स्लिट पाए जाते हैं। गिल स्लिट की संख्या जो होती है वह तो 1 पेयर होगा या तो वह सेवरल पेयर होंगे, कई सारे पेयर होते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो कहते हैं कि एक्सक्रीशन, सॉरी उससे पहले हम सर्कुलेशन पढ़े थे। सर्कुलेशन के लिए हम कहे कि इसमें हार्ट पाए जाते हैं। वो हार्ट जो होते हैं वो डोर्सल एरिया के हार्ट होते हैं। उस हार्ट उसमें जो होता है 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक जो होता है वो डोर्सल क्षेत्र में होता है और एक जो होता है वो वेंट्रल क्षेत्र में होता है।
इसके बाद हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो कहा कि इसमें एक्सक्रिएशन के लिए हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है जो कि प्रोबेसिस के पार्ट में इस एरिया में पाया जाता है। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है सब एपिडर्मल लेयर में एक होलो नोड कट पाया जाता है, यानी कि सब एपिडर्मल लेयर में हमारे पास नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं और उसी के साथ साथ डोर्सल एरिया में नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। सबसे उसके बाद हम पढ़े रिप्रोडक्शन जो हेमिकोडोटा का मेंबर होता है उसका रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वह सेक्सुअल होता है। कुछ और जो मेंबर होते हैं वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे या तो सेपरेट होंगे या तो यूनाइटेड होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह या तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा या तो वह इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब भी होता है तो आउटसाइड द बॉडी होता है, वन सी वाटर में फर्टिलाइजेशन करता है और उसमें लार्वा पार्टिसिपेट करते हैं और उस लार्वा को हम लोग कहते हैं टॉर्निया लार्वा। ये टॉर्निया लार्वा जो होता है ये इसमें फर्टिलाइजेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेमिकोडोटा। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि हेमिकोडोटा को हम क्लासिफाइड कितने भागों में करते हैं। तो कहते हैं कि हेमिकोडोटा का जो मेंबर होता है ये नॉर्मली इसके कई सारे स्पेसीज के बारे में जानकारी प्राप्त है। करीब करीब कहते हैं कि इसमें 100 से ज्यादा स्पेसीज के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा स्पेसीज के बारे में है, लेकिन आगे चलकर सबसे पहले इसे हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। जो 4 क्लास होता है, सबसे पहला क्लास जो होता है उसे कहते हैं इंटेरोन्यूस्टा। पहला मेंबर था इंटेरोन्यूस्टा का। दूसरा क्लास जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पेट्रोब्रंकिया और तीसरा जो क्लास होता है हम लोग कहते हैं प्लैंक्टो रोडिया और चौथा जो मेंबर होता है वह कहलाता है ग्रैप्टोलीटा। तो जो हेमिकोडोटा का फर्स्ट जो हेमिकोडोटा के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास होता है वह इसे कहते हैं इंटेरोन्यूस्टा। दूसरा जो होता है हम लोग कहते हैं पेट्रोब्रैंकिया। तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लैंक्टो एस्फोरेडिया और चौथा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रैप्टोलीटा। तो ये जो हमारे पास हेमिकोडोटा का पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं जिसमें 4 भागों में इसके क्लास को डिवाइड करते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहला क्लास इंटेरोन्यूस्टा की बात करें तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो नाम ही देखो इंटेरो का मतलब होता है गट, मतलब इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो गट के बेसिस पर हुई है। और न्यूस्ट्रा यहां है, इसका मतलब होता है ब्रेथ, मतलब रेस्पिरेशन। मतलब कि इसके 2 क्लासिफिकेशन, यानी कि जब रेस्पिरेशन के आधार पर जब इसे बांटे तो कहते हैं कि इनमें सबसे कॉमन चीज होती है कि इसे आगे चलकर हम लोग एक्रोन वार्म या इसी को आगे चलकर हम लोग एक्रोन वार्म या टंग वार्म के नाम से जानते हैं। इसे हम एक्रोन वार्म या टंग वार्म के नाम से जानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम आगे पढ़ेंगे कि इसे टंग वार्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप करीब करीब होती है वह ऐसे टंग के शेप में होता है। जब सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जब बताया गया था तो कहा गया था कि इसकी शेप कुछ ऐसे टंग के शेप में होती है। सेक्शन जब हम देखेंगे तो इसके यहाँ पे जो इसकी गोल्डन एरिया होती है, यहाँ पे जो होता है इसका एक्सक्रीशन ऑर्गन होता है। अभी हम सीखेंगे कैसे। तो ये टंग शेप का होता है और इसे टंग क्यों कहा गया। जो इसका एक मेंबर था, जो इसका जब हम लोग मेंबर की इसके बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेनोग्लॉसस। जो ब्लेनोग्लॉसस होता है, ये ब्लेनोग्लॉसस जो होता है, ग्लॉसस
ग्लॉसस का मतलब ही होता है ग्लॉसियल, और ये ग्लॉसल्स जो होते हैं वो आगे चलकर हमारे नर्वस सिस्टम, जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व का काम ही क्या होता है, टंग को नर्व सप्लाई देना। तो उसी तरह वहां से हम लोग टर्म लेकर आए, ग्लॉसस का मतलब होता है टंग। तो टंग जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इसका तो ये जो होता है वह ग्लॉसस का फॉर्मेशन, मतलब ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, मतलब इसी को आगे चलकर हम लोग या तो एक्रोन वर्म या टंग वर्म के नाम से जानते हैं। फिर पुरानी प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिटरी होता है, अभी हम पहले ही सीखे थे। जब सॉलिटरी होता है तो ये फ्री स्विमिंग करता है, इसमें कैपेबिलिटी जो होती है वो फ्री स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, या ये ब्राउनिंग मूवमेंट करते हैं, ये ब्राउनिंग मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये ब्राउनिंग वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इतनी की मूवमेंट जो होती है वह या तो सॉलिटरी होते हैं या फ्री स्विमिंग होता है, या ब्राउनिंग वर्म लाइक ये मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये वर्म, और इसकी नेक्स्ट बॉडी अगर देखें तो इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करता है कि इसकी बॉडी जो होती है, कल बताए थे, अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, कि 3 भागों में बंटना, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसकी बॉडी 3 भागों में बटेगा। एक होता है प्रोबोसस, दूसरा जो होता है वो होता है कॉलर, और तीसरा जो होता है ट्रंक। यानी कि इसकी बॉडी जो होती है 3 भाग में बांटी जाती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो कॉलर का ऐसा होता है, हम आगे चल के क्लासिफाइड करेंगे कि कॉलर्स में जो होते हैं वह टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं, इसके जो इस ऑर्गेनिज्म जो पहला क्लास होता है, इसमें जो होते हैं टेंटिकल्स जो होते हैं वह विदाउट, मतलब इसे कह सकते हैं कि कॉलर जो होते हैं वह विदाउट टेंटिकुलर या टेंटिकुलेटेड आर्म, मतलब इसमें टेंटिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। यही छोटी छोटी चीजें जो होती है आगे चलकर क्लास में डिवाइड, किसी में जब टेंटिकल्स पाया जाएगा तो इसका दूसरा क्लास हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोब्रैंकिया, मतलब कि टेंटिकल्स के बेसिस पर हम इस ऑर्गेनिज्म को आगे भाग में बांटते हैं। मतलब पहला हम क्लासिफिकेशन, जब हम अगला क्लास डिसाइड करेंगे तो किस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, कॉलर के बेसिस पर। यहां पर टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं तो दूसरे में जो होगा वो टेंटिकल्स पाया जाएगा। अगर टेंटिकल्स पाया जाएगा तो अगर वह कुछ संख्या में पाया गया, मतलब एक पेयर में पाया गया, सब कई पेयर में पाया गया, तो एक पेयर में पाया गया तो उसे अलग क्लास में डाल दिए, जो कई सारे पेयर में पाए गए उसे अगले क्लास में डाल दिए। तो इसी तरह से तो छोटी छोटी चीजों में हम लोग बंटवारा करते हैं। तो प्रोबेसिस हुआ, कॉलर हुआ, ट्रंक हुआ। कॉलर में जो होते हैं वो टेंटिकल्स से नहीं पाए जाते हैं। जब टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें अभी हम पढ़े थे कि जो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ALI, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह स्ट्रेट होता है, मतलब उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी की पूरी जो होती है स्ट्रेट होती है। और स्ट्रेट जब होता है तो इसका जो माउथ होता है, मतलब माउथ का पार्ट एनस के पार्ट से, माउथ एंड एनस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि जो माउथ होता है, मतलब अपर, जैसे हम लोग का माउथ और एनस, ये अगर इस हिस्सा में इसका माउथ होता है तो एनस जो होता है बिल्कुल बैक साइड में पाए जाते हैं। मतलब कि माउथ एंड एनस इज अपोजिट टू ईच अदर, मतलब अपोजिट जो होता है वह एंड के पास पाया जाता है, मतलब बैक साइड में बिल्कुल एंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होते हैं सेवरल पेयर्स ऑफ यू शेप गिल्स, मार्क कर लीजिएगा इसे, जो इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं वह यू शेप के पाए जाते हैं, और इसमें कई पेयर्स इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो इसमें 2 चीज मिल गया कि इसमें गिल स्लिट कैसे होते हैं, और इसके तो माउथ हुआ, माउथ और एनस एक दूसरे के अपोजिट एंड पर पाए जाते हैं। इसमें रेस्पिरेशन के लिए जो होते हैं वो गिल्स पाए जाते हैं, वो गिल स्लिट्स होते हैं। उसके बाद इसमें 2
पेयर्स ऑफ हिपैटिक कैसा, CAECA, ये मतलब कि इसमें हिपैटिक ऑर्गन जो होते हैं वो ट्रंक के हिस्से में, जो ये ट्रंक होता है कैसा, आर प्रेजेंट, हिपैटिक ऑर्गन जो होते हैं एट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, मतलब कि ट्रंक के मिडिल पार्ट में जो होता है हिपैटिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और जब इसके अब हिपैटिक ऑर्गन्स हो गए, हिपैटिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, 2 पेयर्स होते हैं हिपैटिक ऑर्गन, कहां पे, जो ट्रंक हिस्सा, बॉडी के थर्ड हिस्सा जो होता है उसके मिडिल पोर्शन पे पाए जाते हैं। और साथ में इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब कि सेक्स जो होते हैं वह सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होते हैं इसमें गोनेड्स जो होते हैं वो न्यूमरस गोनेड्स पाए जाते हैं, और न्यूमरस गोनेड्स पाए जाते हैं, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी में भी हो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो इसमें सेक्स सेपरेट पाए, गोनेड्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह एब्सेंट होता है। मार्क कर लीजिएगा, इस क्लास के ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसी के ठीक तो पहला क्लासिफिकेशन हम कल टेंटिकल्स के बेसिस पर कर लेंगे, दूसरा यहां रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कर लेंगे। यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम पेट्रोब्रोंकिया पढ़ते हैं तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका थ्रू होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा थ्रू होता है, मतलब वहां पर बर्ड्स पाए जाते हैं। तो बर्ड्स यानी कि पेट्रोब्रोंकिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, परंतु एंटेरोनियोस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये है इसके और क्लासिफिकेशन। लार्वा, फिर वही लार्वा जो होता है, डेवलपमेंट लार्वा जो होता है वो क्या करते हैं, आउटसाइड द वाटर होता है, और वह लार्वा जो होता है वह लैंट्रिया लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेनोग्लॉसस। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल होता है, या साइकोग्लॉसस या प्रोटोग्लॉसस, ये बेस्ट एग्जांपल होता है, ब्लेनोग्लॉसस, साइकोग्लॉसस या प्रोटोग्लॉसस। तो ये पहला पार्ट होता है, पहला क्लास होता है। अब जब पहला क्लास बॉडी क्या होती है, एक्रोन बॉडी, टंग वार्म होता है, सोलिटरी बॉडी होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ब्राउनिंग वार्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोसेस बॉडी जो होती है उसके 3 भाग में बढ़ती है, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। कॉलर जो होता है उसमें कोई भी टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसमें जो डाइजेस्टिव माउथ और एनस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट एंड पर पाए जाते हैं। इसके सेवरल, इसमें जो गोनेट्स होते हैं कई सारे, इसमें सेवरल पेयर ऑफ यू शेप ऑफ गिल स्लिट पाए जाते हैं, मतलब रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल स्लिट्स होते हैं। उसके बाद इसमें 2 पेयर हिपैटिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये हिपैटिक कॉक्सिया जो होता है वो पाया कहां जाता है, ट्रंक के मिडिल हिस्से में पाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो सेक्स दोनों के सेपरेट होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें टोलेंट्रिया जो होते हैं वह उस तरह के लार्वा पाए जाते हैं, और ये लार्वल जो होते हैं उससे लार्वल स्टेज में ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख लिए ब्लेनोग्लॉसल, साइकोग्लॉसल और प्रोटोग्लॉसल। तो ये है पहला क्लास का विवरण। इसी तरह अगर हम इसका दूसरी क्लास के बारे में स्टडी करें, जब इसके हम दूसरे क्लास की तरफ आते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं पेट्रो। दूसरा क्लास जो होता है PTERO, पेट्रोब्रैंकिया। पेट्रोब्रैंकिया, सीधी सी बात है, पेट्रो बढ़ता है पेट्रोन शब्द से, इसका मतलब होता है फीदर, FEATH, फीदर, पंख। और ब्रंकिया जो होता है वह होता है गिल्स, मतलब कहीं ना कहीं इसकी कहानी जो है वह गिल्स पर स्थित है।
यानी कहानी जब भी बटेगा तो ये गिल्स के आधार पर इसे हम बांटना शुरू करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि इसी गिल्स के बेसिस पर इसको हम दो ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। मतलब ये फिदर लाइक गिल्स सीरीज पाए जाते हैं और इसी जब हम इसको अलग क्लासिफाई करेंगे तो गिल्स के आधार पर इसे हम कई ग्रुप में अलग अलग भागों में बांटेंगे। हम इसका हम फटाफट कैरेक्टर देखें तो आपको याद होगा कि उसमें सब पहले ही पढ़े थे कि ये होता कैसा है। जाहिर सी बात है ये भी जो होगा वह सॉलिटरी होगा। मतलब कि ये जब इसका कैरेक्टर हम देखें तो ये भी कैसा होगा, सॉलिटरी होगा। तो पहली चीज तो इसका मिल गया कि ये सॉलिटरी कैरेक्टर का होता। जब ये सॉलिटरी होगा, LITARY सॉलिटरी होगा, जब सॉलिटरी होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी मैराइन एनिमल होगा। अब इसमें इसकी बॉडी जो होती है, पहला कैरेक्टर की सॉलिटरी होता है, दूसरी जो कैरेक्टर होता है इसकी बॉडी जो होती है वह सॉफ्ट बॉडी होता है। और इस